हेलो बच्चों। बच्चों पुनः स्वागत है आपका इस सेशन में बच्चों का। और अब ये बिल्कुल आज तो अभी जो टॉपिक है वो आपके मतलब कई टॉपिक है आज कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जब बच्चे थोड़ा बढ़ने लगते हैं, है ना? तो उसमें जो है क्या क्या बच्चों में चेंजेज आते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं। तो इस संदर्भ में हमारे साथ आज हमारे उसमें जो है कैलाश हॉस्पिटल से डॉक्टर यज्ञ सकलानी आए हैं। तो आपकी जो भी समस्याएं होंगी और जो दिक्कतें होंगी वो आप डॉक्टर सकलानी जी से बातचीत करेंगे। और जितने आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप पूछने की कोशिश करें इनसे। आपके भाई बहन की भी कोई समस्याएं होंगी, आपकी सहेली की या अगल बगल के बच्चों की भी कोई समस्याएं होंगी, तो आप डॉक्टर सकलानी जी से बात कीजिएगा। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर सकलानी का। डॉक्टर सकलानी जो है आपसे बातचीत करेंगे। हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम सब यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सबकी ज़िंदगी के लिए और आप सबके मेरे यहाँ पे जो बड़े लोग देख रहे होंगे इसको, उनके भी बच्चे होंगे या फिर उनके कोई आसपास के रिश्तेदार होंगे जो किशोर अवस्था में होंगे। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो कि बाल अवस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था है। तो इसमें कनेक्शन रहता है दोनों अवस्थाओं से, बाल अवस्था से भी और युवा अवस्था से भी। तो 12 से 18 साल की उम्र जो है वो इसमें कवर होती है। और मैं आशा करूंगा कि जो आज का सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बच्चों, मैं डॉक्टर यज्ञ सकलानी हूँ, करेंटली पोस्टेड इन कैलाश हॉस्पिटल। अभी इमरजेंसी विभाग में पोस्टेड हूँ जहाँ पे काफ़ी सारे किशोर अवस्था के बच्चे भी आते हैं। कई बार हमसे काफ़ी इंटरेक्शन होता है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन। तो किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो कि बाल अवस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था है। 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो इसमें आते हैं। और इसको इंटरचेंजेबली हम टीनेज से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि टीनेज जो होती है 13 से 19 की, उसका जो मेजर हिस्सा है वो भी किशोर अवस्था में आता है, जो कि 12 से 18 साल की उम्र है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक हमारी आप लोगों की उम्र के अकॉर्डिंग का टॉपिक है। और इस टॉपिक ये क्या होता है, जो ये एज है 12 से 18 साल की, इसमें बच्चा काफ़ी चंचल भी होता है। जो उसके हार्मोन्स है वो उसको बहुत एक्टिव बनाते हैं। तो मेरे लिए भी आज का टॉपिक बहुत मुश्किल होने वाला है कि कैसे मैं इस 1 घंटे के अंतराल में आप सबको बिल्कुल इन्वॉल्व रखूं इस डिस्कशन में। तो चलिए, दोनों अपनी अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए शुरू करते हैं डिस्कशन। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा किशोर अवस्था होती क्या है। किशोर अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस। और एडोलेसेंस डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसका जो है एडोलुसेयर। एडोलुसेयर का मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी की तरफ परिवर्तित होना। और टू राइपन, राइपन यानी पकना। तो बिल्कुल आदमी जैसे पक के बच्चे से बड़ा बनता है, उस फेज को, जो परिवर्तन का वो फेज है, उसको एडोलेसेंस बोला जाता है। अब जो इसमें मेजॉरिटी चेंजेस आते हैं बच्चों में एडोलेसेंस के दौरान, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के कारण होते हैं जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी को हम यौवन की तरह समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा अपनी मतलब युवावस्था की तरफ जाता है तो उसमें यौवन आ रहा है। तो प्यूबर्टी एक ऐसा माइलस्टोन है जो एडोलेसेंस में आता है, जिसकी वजह से आदमी के लड़के या लड़की के जीवन में काफी सारे परिवर्तन आते हैं। वो मेंटली होते हैं, वो फिजिकली होते हैं, इमोशनली होते हैं। हर एक एस्पेक्ट में बच्चे का परिवर्तन होता है। वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है, लेकिन उस मैच्योरिटी के जो रास्ता होता है वो काफी सारे चेंजेस से होता है जो कि बच्चे के लिए नए होते हैं। तो उस नए चेंजेस के कारण कई बार बच्चे अपने आप को थोड़ा वल्नरेबल, जिसको हम बोलते हैं, वो भी महसूस करते हैं।
तो उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं प्यूबर्टी में, मेजरली इन्हीं कारण से सारे चेंजेस आते हैं जो कि हम एडोलसेंस में महसूस करते हैं। तो बड़े मोटा मोटा इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक होते हैं मेंटल चेंजेस, एक होंगे फिजिकल चेंजेस। ये दो चेंजेस जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आते हैं, जिसके कारण सारे हमको एडोलसेंस में चेंज देखने को मिलते हैं। मेंटल चेंज के 3 कंपोनेंट के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे, जो कि होता है इमोशनल स्टेट, बच्चों की इमोशनल स्टेट होना या थोड़ा कंफ्यूज्ड होना उनका। क्यों? क्योंकि मतलब काफ़ी सारे उनके जीवन में एक तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि लड़कों को आकर्षण महसूस होता है लड़कियों की तरफ, लड़कियों को आकर्षण महसूस होता है लड़कों की तरफ। साइड बाय साइड करियर भी चल रहा होता है, अब पढ़ाई भी करनी है, बोर्ड्स आने वाले हैं कई लोगों के, 10वीं की पढ़ाई है, 12वीं की पढ़ाई है ना। तो पढ़ाई पे ध्यान दे या उस पे ध्यान दे जिसको हमारा दिल चाह रहा है ना। तो ये सब कंफ्यूजन की जो स्टेट है ये भी इसमें कवर करेंगे हम। और एक डिसीजन मेकिंग जो आपकी इंसान की होती है, वो डिसीजन मेकिंग को भी काफ़ी हद तक एडोलेसेंस की उम्र में उसकी परीक्षा होती है डिसीजन मेकिंग की। और डिसीजन मेकिंग आदमी जितनी बेहतर कर पाता है वो भी एज अ एडल्ट जब वो बड़ा हो जाता है, वो जिस प्रकार से अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाता है वो काफ़ी हद तक इस बात पे निर्धारित रहती है कि वो एडोलेसेंस में अपने लाइफ को कैसे हैंडल करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, थोड़ा जो मैं डॉक्टर हूँ तो मैं थोड़ा मेडिकल के टर्म्स डालूंगा ही इस डिस्कशन में। थोड़ा फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो होती है, जैसे हाइट का बढ़ना, ये सब चीज़ें। तो फिजिकल चेंजेस के ऊपर पहले बात करते हैं मेंटल से। प्यूबर्टी में क्या होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट आता है और जनरली क्या देखा जाता है, जब प्यूबर्टी नहीं होती, यानी प्यूबर्टी की उम्र आप अराउंड मान लीजिए 12 साल के अराउंड, फीमेल्स में प्यूबर्टी थोड़ा पहले आ जाती है मेल्स के अकॉर्डिंग। पर जो ये ग्रोथ स्पर्ट है, ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है एकदम एब्रप्ट ग्रोथ होना, मतलब हाइट में एकदम इंक्रीज होना या विड्थ में एकदम इंक्रीज होना। तो ये ग्रोथ स्पर्ट आने से पहले जो 12 साल के अराउंड आप मान लीजिए कि बाद आती है, तो उससे पहले फीमेल्स की हाइट देखते हैं तो जनरली मेल्स के से बड़ी होती है या फिर लगभग बराबर होती है। और इस ग्रोथ स्पर्ट के आने के बाद क्या होता है कि मेल्स की हाइट बहुत एब्रप्टली इंक्रीज करती है एकदम से। आप देखेंगे जो लड़के होते हैं 6th 7th 8th क्लास के अराउंड या 8th 9th के अराउंड, एकदम से उनकी हाइट में इंक्रीज आता है। लड़कों की हाइट में ज़्यादा इंक्रीज आता है लड़कियों से ज़्यादा। और जो लड़के या जो लड़कियां लगभग बराबर हाइट के हुआ करते थे, ये 8th 9th की उम्र के बाद एकदम 10th तक एकदम एक ड्रास्टिक इंक्रीज दोनों की उम्र में हाइट में देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट। मसल ग्रोथ बॉयज में ज़्यादा देखने को मिलती है फीमेल्स के मुकाबले। मसल ग्रोथ में एक हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेजरली डोमिनेंट हार्मोन है मेल्स का। ऐसी बात नहीं है कि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है और ओवरी टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है फीमेल्स में। लेकिन मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन का होना कम ज़्यादा होता है। मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हेयर ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है मसल ग्रोथ के साथ साथ। तो हम देखेंगे जिस फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है उनके थोड़ा हेयर ज़्यादा होते हैं। जैसे आप देखेंगे उनके ये जो मुस्टैच वाला पार्ट होता है उसमें ज़्यादा हेयर ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं, है ना। ऐसे सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं उन फीमेल्स में। पर ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन मेल में ज़्यादा होता है जो कि मसल ग्रोथ को इंक्रीज करता है। और हाइट भी ग्रोथ स्पर्ट में हाइट मेल्स की ज्यादा देखने को मिलती है फीमेल्स के अकॉर्डिंग। फीमेल के जो प्रीडोमिनेंट हार्मोन होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फीमेल्स में जो एडोलसेंस में चेंजेस आते हैं या प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस आते हैं वो प्रीडोमिनेंटली होते हैं बिकॉज ऑफ दीज टू हार्मोन्स जो कि हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब
जब ये ग्रोथ स्पर्ट आता है, ड्रास्टिक ग्रोथ होती है बॉयज में, गर्ल्स में भी होती है ग्रोथ। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लोग बच्चों की बढ़ जाती है। तो क्या होता है, आपको ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ज्यादा विटामिन डी की मतलब जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बोन्स बढ़ रही हैं। बोन्स का जो मेजर वो है रिक्वायरमेंट, वो है कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब चीजें। आपकी मसल्स बढ़ रही हैं, मसल्स बनेंगी तो क्या आपको प्रोटीन की जरूरत होगी, एनर्जी चाहिए आपको, तो एनर्जी में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज, ये सब जरूरत पड़ेंगी। तो आपका न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी रिक्वायरमेंट ग्रोथ स्पर्ट के दौरान या एडोलसेंस के दौरान ज्यादा होती है। तो हम देखेंगे स्कूलों में भी काफी ऐसे प्रोग्राम रन होते हैं जिसमें बच्चों को, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, उनको खाना मुहैया कराया जाता है, और उस चीज में इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि वो अकॉर्डिंगली हो, एक बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग, जिसमें एडुकेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज हो। तो कैलोरी इंटेक या प्रोटीन इंटेक या कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ स्पर्ट के दौरान, आपकी एडिक्वेट ग्रोथ हो जाने तक। आप देखेंगे कि कई लोग होते हैं, जैसे कि अब आप देख लीजिए, ये प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है कि कई जगह के लोग बड़े हक्के कट्टे लंबे चौड़े से होते हैं, और कई जगह के लोग बड़े दुबले पतले से होते हैं। तो ये सब फैक्टर्स इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि ग्रोथ स्पर्ट के दौरान या एडोलसेंस के दौरान किसने किस मात्रा में खाना बना लिया। अब जो है हरियाणा के लोग हो गए, या फिर नीचे की साइड के रेसलिंग कुश्ती में जो लोग रहते हैं, उनको खूब दूध दही मक्खन खाते रहते हैं, तो उनकी बॉडी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड मिलता है, और प्रोटीन वगैरह की संख्या ज्यादा रहती है। तो उनकी बॉडी मतलब जो ग्रोथ स्पर्ट में भी जो पीक होता है उसकी तरफ जाती है। लेकिन जो खाना कम खाएगा, उसकी बॉडी उस रेट से ग्रो नहीं कर पाएगी जिस रेट से ग्रो करनी चाहिए। इस इतने तक में अगर आप में से कोई बोर महसूस हो रहा है, या फिर किसी को कोई सवाल है पूछने के लिए, तो पूछना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है जो बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, जो कि एडोलसेंस के दौरान होता है, प्यूबर्टी के दौरान होता है। तो जो फर्स्ट चेंज इन बॉयज होता है वो होता है टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, या फिर अंडकोश का जो साइज होता है वो थोड़ा एनलार्ज होने लगता है। ऐसे ही गर्ल्स में जो चीज होती है, और जो 8 से 13 साल के बीच में आती है, वो प्यूबर्टी में फर्स्ट साइन होता है गर्ल्स में थिलार्की, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, यानी स्तन का साइज बड़ा होना, जिसको हम ब्रेस्ट बडिंग भी बोलते हैं। उसको मेडिकल टर्म में ब्रेस्ट बडिंग भी बोला जाता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट बोला जाता है, और थिलार्की उस टर्म का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी है इन गर्ल्स। जबकि बॉयज में क्या है, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, या फिर अंडकोश का साइज बड़ा होना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्यूबिक हेयर ग्रोथ होती है। ये दोनों में देखी जाती है, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी। यानी जो गुप्त अंग होते हैं आपके, उसकी तरफ बाल आने लगते हैं। ठीक है, और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ होती है, जो बगल के में होता है, वो बाल आने लगते हैं। ठीक है, ये सब चेंजेस होते हैं। बॉयज में क्या होता है, जो आवाज होती है, वो आवाज थोड़ी और हार्ड होने लगती है, कोर्स होने लगती है, जबकि फीमेल्स में आवाज और पतली होने लगती है। तो ये सब चेंजेस हम देखते हैं। मीनार्की एक इवेंट होता है जो कि फॉलो करता है थिलार्की को गर्ल्स में। थिलार्की हो गया ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। उसके बाद जो दूसरा साइन प्यूबर्टी का देखा जाता है वो होता है मीनार्की। मीनार्की का मतलब पीरियड्स का स्टार्ट होना। पीरियड्स का स्टार्ट होना वुमेन की लाइफ में 10 से 12 साल के अराउंड देखा जाता है। लेकिन अब क्या देख रहे हैं हम, अब हमको देखने को मिल रहा है कि गर्ल्स एज अर्ली एज 8 या 9 साल की उम्र में भी लड़कियों के पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये एक चेंज जो कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये सब चीजें चेंजेस आ रहे हैं। तो जो भी नेचुरल नहीं है वो अच्छा तो नहीं होता। कई बार जिन लड़कियों के जल्दी पीरियड्स आते हैं उनको बाद में थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर्स के का ज्यादा सामना करना पड़ता है। ऐसी दिक्कतें देखी गई है उनमें। और मेल्स में वहीं पे ऐसा चेंज नहीं दिखता, पर जो प्यूबर्टी के चेंजेस हैं उसमें
फर्स्ट साइन टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट का है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ का है, आवाज कोर्स हो जाती है। और जबकि देखो, और फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जो हमारी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, इसमें क्या होता है, यूट्रस की शेडिंग होती है। तो यूट्रस की शेडिंग अकम्पनीड बाय ब्लड होती है, तो पीरियड्स में ब्लड आता है फीमेल्स में। तो ये चीज मेल्स को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जब मेल्स को यूजुअली इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता, तो वो फीमेल्स के को एक उनके लिए एक मजाक की बात बन जाती है कि अरे यार ये क्या हो रहा है किसी दूसरी फीमेल के साथ। लेकिन जब मेल्स को भी पता होगा, वो जागरूक होंगे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। 28 दिन की साइकिल को नॉर्मल बोलते हैं, पर ऑन एन एवरेज 28 दिन रहता है। लेकिन 21 से 45 डेज तक ये साइकिल 35 से 45 डेज तक ये साइकिल वेरी कर सकती है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा हो रही है, तो आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और ये अगर एक कोई चेंज हर 28 दिन में हो रहा है किसी फीमेल की लाइफ में, तो वो एक बहुत नेचुरल अकरेंस है, जो कि ऑब्वियसली है। और मेल्स को भी इस चीज के बारे में बिल्कुल जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जो मेल्स हैं वो उनकी बेटियां भी होंगी, है ना, वो अपनी बेटियों को फर्दर एजुकेट कर पाएंगे। कई ऐसे बाप होते हैं जो कि सिंगल पेरेंट होते हैं, है ना, उनकी वाइफ या तो मतलब एक्सपायर हो चुकी हुई या डिवोर्स हो गया होगा, जो भी है, सिंगल पेरेंट होते हैं कई फादर्स। तो उनको अपनी बेटी को एक्सप्लेन करना अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता ही नहीं होगा, तो वो आगे जाके क्या बताएंगे। और जो लड़के हैं, जो हम कोएड स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो लड़के लड़कियां साथ में हैं। अगर किसी लड़के की कोई दोस्त है लड़की, तो वो उसको अपनी दोस्त का तकलीफ समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है इसमें क्रैम्पिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ब्लड डिस्चार्ज होता है, तो क्या बोलते हैं, सैनिटरी पैड्स का भी यूज़ करना पड़ता है और उनको रेगुलरली चेंज भी करना पड़ता है। तो ये सब दिक्कतें जो फीमेल्स को एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, इन सब के बारे में अगर मेल्स जागरूक होंगे, तभी जाके वो इन समस्याओं को समझ पाएंगे। और तभी जाके जो ये एक मजाक का माहौल लड़के कई बार बना देते हैं, इस सब चीज़ों में कटौती होगी और बेहतर माहौल की तरफ हम एक बढ़ पाएंगे उसमें। और इसमें मैं आपको बता दूं कि फीमेल्स में क्या होता है, जब बर्थ होता है, तो फीमेल्स एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स के साथ बॉर्न होती हैं, जो कि होता है 1 से 2 मिलियन प्राइमरी oocytes, यानी 10 से 20 लाख प्राइमरी oocyte एक फीमेल की लाइफ में होते हैं, जो फर्दर डेवलप होके एग्स में कन्वर्ट होते हैं। बाय प्यूबर्टी ये नंबर 3 से 4 लाख का रह जाता है। और मेल्स में ऑन द अदर हैंड जो स्पर्म्स होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट है, वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो फीमेल्स के एग्स तो एक लिमिटेड नंबर के हैं, और मेल्स के स्पर्म्स लाइफ टाइम बनते रहते हैं। हालांकि क्वालिटी उनकी डिग्रेड होती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि जितने 50 साल की उम्र में आपके स्पर्म्स होंगे और 35 साल की उम्र में जो आपके स्पर्म्स होंगे वो दोनों बराबर क्वालिटी के होंगे, नहीं। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, तो क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स और क्वालिटी ऑफ एग्स दोनों कम होते रहते हैं। तो हम सब ये देखते हैं कि जो कपल थोड़ा लेट कंसीव करता है, 35 से 40 साल की उम्र में, उनके जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या मेंटल रिटार्डेशन, कंजेनिटल एनोमलीज, ये सब होने का डर थोड़ा ज्यादा रहता है। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया। आपने तारे जमीन पे मूवी देखी होगी, उसमें जो दरअसल सफारी था, उसको एक दिक्कत थी डिसलेक्सिया। हालांकि ये तो बहुत कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं मानेंगे इसको हम, पर ऐसी सारी दिक्कतें, ऑटिज्म जैसी दिक्कतें, जो कि बहुत सीरियस नहीं है, लाइफ के साथ कंपेटेबल है, पर ये सब होने का रिस्क बढ़ जाता है अगर आप अपने बच्चों को लेट कंसीव करते हैं, यानी अगर आपके बच्चे लेट होते हैं, तो इससे आप लोगों को ये भी समझ लेनी चाहिए कि हर चीज की जो उम्र बनाई गई है, वो 35 साल से पहले पहले अगर अब आप
पेरेंट बन जाए तो आपके बच्चे की स्वस्थ होने की संभावनाएं बहुत हद तक ज्यादा है। 100% तो कभी नहीं, हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते। और अब और कुछ चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। इसमें आपको महिलाओं से, गर्ल्स से मैं पूछना चाहूंगा, लड़कियों से, कि उनको कुछ सवाल पूछना है, गर्ल्स से या बॉयज भी अगर कुछ पूछना चाहें। आगे बढ़ते हैं अब इस डेवलपमेंट में। तो बॉयज की लाइफ में और क्या क्या चेंजेस आते हैं और गर्ल्स की लाइफ में और क्या क्या चेंजेस आते हैं एडोलसेंस के बाद। तो बॉयज जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आप देखेंगे, शरीर का थोड़ा चौड़ा होना है या फिर ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, वो देखा जाता है। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स देखा जाता है। ग्रोथ इन फेशियल हेयर, जैसे बियर्ड होती है। अभी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो हेयर ग्रोथ होती है वो एक हार्मोन से डिपेंडेंट होती है, जिसको होता है टेस्टोस्टेरोन जो बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में ज्यादा होता है और फीमेल्स में थोड़ा कम होता है। तो उसी वजह से आप देखेंगे जो बियर्ड या फिर जो दाढ़ी या फिर जो मुस्टैच होती है, मूछें या दाढ़ी का आना, मेल्स में ज्यादा देखा जाता है, लड़कों में ज्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, शोल्डर्स चौड़े हो जाते हैं। वहीं जो कूल्हे की हड्डी होती है, पेल्विस या फिर हिप्स बोलते हैं जिसको, वो चौड़े होते हैं फीमेल्स में। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हम अपने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में भी देखते हैं। क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा ही होगा इस चीज को कि सीआईडी में या फिर और किसी उसमें आपने देखा होगा कि एक किसी बॉडी को देख के बता देते हैं कि ये मेल की थी या फीमेल की। तो उस सब चीजों में इन चीजों का एग्जामिनेशन का काफी जरूरत पड़ती है कि कौन सी बोन किसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बोन्स होती हैं। जैसे मेल्स के जो हिप्स होते हैं या फिर पेल्विस जो बोन होती है वो उतनी ब्रॉड नहीं होती जितनी फीमेल्स की होती है। तो ये सब चीजें एक डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स है मेल्स और फीमेल्स में। वहीं जो मेल्स में होता है उनकी वॉइस थोड़ी डीप हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था, लैरिंग्स ग्रो करते हैं। लैरिंग्स मतलब हमारे ये जो गले की हड्डी है। प्यूबर्टी के बाद या फिर एडोलेसेंस में, युवावस्था, किशोर अवस्था में आप देखोगे कि ये जो लड़कों का होता है, ये एडम्स एप्पल इसको हम बोलते हैं। ये जो प्रोट्यूबरेंस होती है ये आ जाती है, ये ग्रोथ को दिखाती है। ऐसे ही हम देखेंगे जो फीमेल्स में होता है, उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, स्तन का साइज बढ़ता है और मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है। यही सब चेंजेस फीमेल्स में आते हैं और मेल्स में आते हैं। दोनों में जो समान चेंजेस होते हैं उनमें क्या होता है, एक होता है स्वेटिंग। दोनों में जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनका डेवलपमेंट होता है और उसके कारण क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग इस उम्र में देखी जाती है। जो आप स्वेटिंग करते होंगे 12 साल से पहले या प्यूबर्टी से पहले, और जो आप स्वेटिंग करते होंगे प्यूबर्टी के बाद, उसमें एक ग्रॉस डिफरेंस होगा, मतलब काफी हद तक दोनों में अंतर होगा। प्यूबर्टी के बाद थोड़ा ज्यादा स्वेटिंग देखने को मिलती है। एडोलेसेंस में, किशोर अवस्था में थोड़ा ज्यादा स्वेटिंग, पसीना देखने को मिलता है, बजाय बचपन के या फिर ज्यादा उम्र बढ़ने के बाद भी। एक और दिक्कत है जो कि बच्चों में बहुत कॉमन है, एक्ने, कील मुहासों का होना। ये कील मुहासे क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं ये थोड़ा ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। इनकी वजह से क्या होता है, पोर्स ब्लॉक होने लग जाते हैं। तो आप में से भी मैं पूछना चाहूंगा, आप में से किसी को क्लास में ऐसी दाने मुहासों की दिक्कत है? कील मुहासे या दाने हो जाना, ये सब आप में से किसी को होता है? जी ऐसे गजरोला। यस सर होते हैं। अच्छा, तो आप कैसे डील करते हो इन सब चीजों के? क्या आपको इस सब चीजों से अपने कुछ कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है? क्या होती है? सर सिर दर्द होता है। सिर दर्द होता है? अच्छा। यस सर अच्छा तो नहीं मैं लगता। अच्छा नहीं लगता, देखने में अच्छा नहीं लगता? अच्छा, इसके भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एडोलेसेंस में, युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो ये प्यूबर्टी होती है थैंक यू इसके सर। बाद कोई बात नहीं। अगर आपको इसका ट्रीटमेंट भी चाहिए तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके, क्योंकि देखो मैं दवाई आपको ऐसे तो बताऊंगा नहीं, मेरे को मरीज को देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं दवाई दूंगा। ठीक है,
तो वो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने दवाई ले सकते हैं अगर आपके बहुत ज्यादा है तो। अगर थोड़े बहुत है, कम है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत हद तक होता है कि किसी को कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है, अपने कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है, क्योंकि अगर किसी के भी दाने चेहरे पे होंगे तो नॉर्मली उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम है, क्योंकि दोनों के चेहरे पे दाने देखे जाते हैं प्यूबर्टी के बाद। तो कॉन्फिडेंस में कमी आना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक नेचुरल चीज है। आप सब लोग इस बात को जान लीजिए। अगर आप इसको अपने लाइफ के साथ इसको अपने लाइफ में समझ के चलें तो आपको थोड़ा आसानी होगी इन पिंपल्स से या फिर एक्ने से या फिर कील मुहासों से डील करने में। अगर बहुत ज्यादा है तो मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि यार बहुत ज्यादा है तो भी तुम समझ लो कि ये चीज होती ही है। बहुत ज्यादा है तो भाई जाके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाओ, अपने आप को दिखाओ। दवाइयाँ होती हैं इसकी। कई बार क्या होता है, जो एक्ने होते हैं वो एक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जिसका नाम होता है प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्निस। तो अगर वो बैक्टीरिया से है तो उसमें एंटीबायोटिक कुछ दी जाती है जिसके कारण काफी हद तक ये ठीक हो जाते हैं। एक्ने भी 3-4 ग्रेड के होते हैं। अब आपके एक्ने जब डॉक्टर देखेगा, जब डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे या जो भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में आपके डॉक्टर हैं वो देखेंगे तो 4 ग्रेड के एक्ने होते हैं। चारों ग्रेड में अलग अलग दवाइयों से एक्ने को कम किया जाता है। तो आप अगर दिक्कत महसूस कर रहे हैं ज्यादा, अगर आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा धक्का इन बातों से लग रहा है या फिर अगर ज्यादा ही हो गए, पस वाले दाने हो रहे हैं करके, तो आप एक बार जाके अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखा लीजिए। उसके बाद जो ये दाने होते हैं इसी से, जैसे इस लड़की ने बोला कि कॉन्फिडेंस में थोड़ा दिखने में अच्छे नहीं लगते या कॉन्फिडेंस कम होता है। सोशल एंजाइटी एक बहुत जनरल दिक्कत है जो कि एक्ने की वजह से आती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है ये। पेरेंट्स को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि कील मुहासे वो उनको तो पता है कि इस उम्र में ये आते हैं, लेकिन उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि एक्ने अगर मेरे बच्चे को के कॉन्फिडेंस को या फिर उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है तो उसको उस चीज में किसी इंटरवेंशन की जरूरत है, ना कि सिर्फ ये बोलने की कि ये तो होते रहते हैं इस उम्र में। अब बात है डिनायल की। मतलब मेरा बोलने का यही मतलब है कि मेंटल हेल्थ को अपनी अवेयर रखिए, मेंटल हेल्थ को भी अपना साथ लेके चलिए। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही कम इन सब एक्ने की या कील मुहासों की वजह से हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा लीजिए। इमोशनल एस्पेक्ट में मेंटल ग्रोथ की मैं बात करना चाह रहा था। जो प्यूबर्टी में मेंटल ग्रोथ होती है वो दो तरीके से मेनली होती है, एक इमोशनल और एक लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो हमारा एक ब्रेन का पार्ट होता है जिसको बोलता है एमिगडाला, वो एमिगडाला एक इमोशनल किसी आदमी को ज्यादा इमोशनल बनाता है। तो आपने देखा होगा जो 12 से 18 साल के बीच के किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं किसी को भी लेके। या तो कोई उनको बहुत ज्यादा पसंद आ गया या तो उनने कोई डिसीजन बहुत रैशली बना लिया कि अरे यार इधर जाना है तो जाना है, मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा करके, नहीं मम्मी मुझे तो शादी में जाना है तो जाना है, ठीक है। तो ये बहुत इमोशनल स्टेट होती है, ये एमिगडाला की वजह से होती है। और आपने देखा होगा कि हमारे देश में क्या है, वोटिंग की एज 18 साल है। तो कोई भी आदमी अगर वोटिंग कर रहा है तो एमिगडाला जो होगा उसका उसको बहुत इमोशनल बनाएगा। तो कोई भी टॉपिक उसको पसंद आया तो एकदम से उठ के वोट दे देगा। तो 18 साल तो वोटिंग की उम्र है जब एमिगडाला आपका बहुत एक्टिव रहता है। और डिसीजन मेकिंग जो आपकी लैक करती है वो करती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करता है, जो कि आपका 25 साल की उम्र के बाद जाके थोड़ा ज्यादा क्या बोलते हैं डेवलप होता है। तो आप एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं 25 साल के बाद, क्योंकि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो 25 साल की उम्र में हो जाता है और जब चुनाव लड़ने की उम्र आती है तो 25 साल वो उम्र है। तो जब 25 साल की उम्र में एमिगडाला बहुत
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका डेवलप हो जाएगा, आप डिसीजन अच्छे बना पाएंगे। तो अगर आप कोई लॉ मेकर बन भी जाते हैं तो आप एक अच्छे डिसीजन बना पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात जो हमने देखी कि 25 साल आपकी उम्र होती है जब आप चुनाव जिसके बाद आप लड़ सकते हो, और 25 साल के बाद ही आप एक अच्छे डिसीजन भी बना सकते हो। तो ये एक बहुत सोची समझी पॉलिसी हो रही होगी मेरे ख्याल से। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर एक कमिटी है हमारी देश में, जिसने बताया है कि जब मीडियल एज किसी भी इंडिविजुअल के सेक्सुअल डेब्यू की होती है, यानी उसके पहली बार किसी भी सेक्सुअल एनकाउंटर की होती है, वो मेल्स में 24 साल देखी गई है, फीमेल्स में 19 साल देखी गई है। ठीक है, तो इसमें आपके एडोलेसेंस के एकदम बाद की स्टेज इसको बोली गई है। लेकिन जो फैक्ट्स बोलते हैं वो बोलते हैं कि काफी पहले भी इससे कई लोग अपना पहला सेक्सुअल एनकाउंटर कर लेते हैं। तो आपके एडोलेसेंस में वो एज आएगी, और इसके लिए आपको इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स क्या होते हैं, रोकथाम के तरीके क्या होते हैं, और सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हम किशोर अवस्था में देखते हैं वो होती हैं, एक तो सबसे पहली कंफ्यूज्ड स्टेट, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके कारण ही क्या होता है, डिप्रेशन या एंजाइटी किसी भी इंडिविजुअल को हो सकती है। ADHD की समस्या है एक जो बहुत कॉमन समस्या है, जिसको हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें आपने देखा होगा कई बच्चे क्या होते हैं जो बहुत ज्यादा एकदम से विचलित हो जाते हैं, एकदम से देखें तो उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा ढंग से लग नहीं पाता। अभी मैं देख रहा हूँ कई बच्चे इसमें इस क्लास में भी थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी विचलित हो रहे हैं। तो ये एक साइन होता है, ये ADHD का साइन है, जिसको बोलते हैं हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे का ध्यान नहीं लग पाता ज्यादा बहुत टाइम तक, किसी एक चीज में बच्चे का ध्यान नहीं लग पाता। और मेजरली ये स्कूल में देखना बहुत बहुत आसान है, क्योंकि पढ़ाई में वैसे भी हम सबका मन नहीं लगता। मैं भी जब आप लोगों की एज में था तो ध्यान लगा पाना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का जिसका ध्यान नहीं लगता वो एक किसी मेंटल डिजीज से ही ग्रस्त हो, कई बार ये नेचुरल चीजें भी होती हैं। दूसरा जो होता है वो होता है पीयर प्रेशर, जो इस एज में होता है। पीयर प्रेशर का मतलब होता है, पीयर मतलब आपके दोस्त, प्रेशर मतलब दोस्तों का प्रेशर। अब दोस्त किसी दोस्त आपके कई दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आपकी कंपनी अच्छी होगी, आपके दोस्त बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त कोई बुरी संगति जिसको हम बोलते हैं उसमें होते हैं, और वो कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो कि हेल्दी हमारी बॉडी के लिए नहीं है, जैसे कि टोबैको, सिगरेट पीना या फिर तम्बाकू खाना। ऐसी सब चीजों का जो असर देखा गया हमने एडोलेसेंस में या फिर किशोर अवस्था में ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो इमोशनल पार्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अब किसी दोस्त ने बोला यार भाई के लिए ऐसा नहीं करेगा, तो आदमी एकदम कहता है यार नहीं नहीं यार मैं तेरे लिए करूंगा, तो वो सिगरेट पी लेता है या कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करवा दो कुसंगति के प्रभाव में, तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं है और बहुत कॉमन है एडोलेसेंस में। क्यों? क्योंकि इमोशनल स्टेट इस बंदे का बहुत वल्नरेबल रहता है 12 से 18 साल की उम्र में। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग की जो एक वो देखी गई है कि सिगरेट आदमी 12 से 18 साल की बीच की उम्र में ही पीता है, जो कि हमारी किशोर अवस्था है, जिस चीज के बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। आप में से कई बच्चे बाइक चलाते होंगे, बाइक कौन कौन चलाता है भाई? बाइक या स्कूटी कौन कौन चलाता है? हाथ उठाओ। चलाते हैं आप में से कोई बाइक स्कूटी? तो जो जो बाइक स्कूटी चलाते हैं वो लोग बड़े आराम से बाइक स्कूटी चलाएंगे, स्टंट बिल्कुल नहीं मारेंगे, क्योंकि ये जो इमोशनल थोड़ा हो जाना होता है कि यार जल्दी घर पहुंचता हूँ, मैं तेरे से तेज चलाऊंगा, या फिर देख मैं तेरे से बढ़िया स्टंट मार सकता हूँ, व्हीली स्टॉपी, है ना, ये सब चीजें लड़कों में ज्यादा देखने को मिलती है। लड़के ज्यादा करते होंगे ये सब चीजें, जिसको हम कॉमन टर्म में बोलते हैं हवाबाजी। तो ये हवाबाजी की चीजें इस किशोर अवस्था में थोड़ी ज्यादा होती है, और इस सब चीजों को आप लोगों को थोड़ा कंट्रोल में रखना है।
बाकी दूसरा एक चीज है जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ होती है, जो पीरियड्स होते हैं आपके, जिनको महीने भी हम बोलते हैं, इस सब के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट रूलिंग भी आई है, जिसमें जिसमें ये चीज बोली गई थी कि हर स्कूल को सैनिटरी पैड्स या सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने चाहिए। तो अब हम देखेंगे बहुत जल्दी ही कई सरकारी स्कूलों में भी इन सब चीजों की फैसिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, मुझे अभी इस चीज को लागू होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं 100% आपको नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत जल्दी इस चीज की तरफ होगा, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी सरकार बहुत तरीके से बहुत अग्रसर है इस चीज की तरफ कि एडोलेसेंस या किशोरावस्था या युवा लोग जो है उनको उनकी सारी फैसिलिटीज मिले, ताकि हमारा देश ज्यादा बेहतर प्रगति कर पाए। आप लोगों के ऊपर बहुत इस देश का पूरा बोझ आप लोगों के कंधों पर है, तो भाई इस बोझ को झेलते झेलते अगर किसी को कोई समस्या महसूस हो तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। ठीक है, मुझे बता सकता है अगर उसको लगे कुछ भी। ठीक है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए अगर आपको कभी भी मेंटल स्ट्रेस या फिर कोई ऐसे समस्या से जूझते हैं। अगर आप, कई बार क्या होता है, जैसे एक्ने की ही समस्या बताई या फिर हेयर फॉल की, कई लोगों का बाल झड़ने लगते हैं। खैर, हेयर फॉल तो थोड़ा लेट शुरू होता है, 20s के बाद होता है, लेकिन कई लोगों की कंजेनाइटल पारिवारिक जो वो पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अनुसार कम ही होते हैं बाल, या फिर झड़ने लगते हैं जल्दी, ये जल्दी सफेद होने लगते हैं। ये चीज बहुत देखी जा रही है आजकल कि बच्चों के बाल सफेद बहुत जल्दी हो रहे हैं। आप में से कोई है, मैं मानता नहीं हूं कि आप में से कोई होगा जिसके बाल सफेद होने लग गए हों, पर आप में से कोई है क्या जिसके बाल सफेद जल्दी हो रहे हैं, या फिर आप जानते हैं किसी को जिसके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं आपकी उम्र में? पहाड़ में इतना नहीं है, हाँ, ये सब चीजें गांव में नहीं है, क्योंकि आप लोगों का खान पान अभी काफी बेहतर है तभी भी। लेकिन जो शहरी स्कूलों के बच्चे हैं, इन लोगों में काफी ये चीज देखी जा रही है। हमारे साथ के भी हमारे छोटे भाई बहन, वो भी इसी एज में 15-16 साल में काफी बाल सफेद हो गए हैं, तो ये सब समस्या भी आजकल ज्यादा देखी जा रही है। एक्ने के बारे में हमने बात कर ली। महिलाओं की एक बहुत बहुत एक कॉमन समस्या है जो कि बहुत प्रिवेलेंट होती जा रही है, पीसीओएस या पीसीओडी। ये जो एक कंडीशन है देखी जा रही है, 30 से 35% महिलाओं में ये समस्या जो रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब जिसके पीरियड्स शुरू हो चुके हैं उसकी बाद से लेके पीरियड्स स्टॉप होने की उम्र से पहले तक, तो ये करीब करीब आ जाता है आपका 12 से लेके 50 साल के बीच में। तो लगभग 40 साल का जो ये एज ब्लॉक है, तो इस 40 साल की उम्र में जो औरतें हैं इसमें, और इनमें 30 से 35% महिलाओं में पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या देखी जा सकती है। ये करीब करीब 1/3 या 1/4 ऑफ पॉपुलेशन है रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन्स की। और अगर किसी रिप्रोडक्टिव एज की या फिर किसी भी जनसंख्या की 25 या 30% पॉपुलेशन किसी एक चीज से किसी एक समस्या को फेस कर रही है, तो वो डिजीज तो होना थोड़ा मुश्किल है। तो इसी चीज के बारे में रिसर्च करी गई थोड़ी, तो ये देखा गया कि जो उसका मोस्ट कॉमन कॉज है पीसीओडी का, वो था ओबेसिटी, यानी मोटापा। मोटापा कम कर लेने से ही इस दिक्कत में 15 से 20% ये दिक्कत अपने आप ही समाप्त हो जाती है, सिर्फ मोटापा कम कर लेने से। तो पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में आप में से किसी को पता है, सुना है कभी किसी ने ये शब्द, किसी ने सुना हो पीसीओएस या पीसीओडी? तो हम इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लड़कियों के पीरियड्स होते हैं वो बहुत इरेगुलर होते हैं। हिर्सुटिज्म की एक समस्या होती है, बाल आना, दाढ़ी की जगह पे बाल आ जाना, जो कि लड़कियों के यूजुअली नहीं होते। तो ये सब समस्या अगर आ रही, ये सब सिम्टम्स हैं इसके, एक्ने ज्यादा हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है ना। तो ये सब समस्या, ये सब सिम्टम्स हैं इसके पीसीओडी के। और ओबेसिटी इससे को कम करना, यानी अपना वेट लॉस करना,
अपने आप में 10 से 15% वुमेन में नॉर्मल फंक्शन ले आता है बॉडी का। तो आप भी अभी इस उम्र में हैं जिसमें अभी मुझे तो कोई बहुत मोटा है आप लोगों में से नहीं दिख रहा, लेकिन आप इस अपने फिजिक को मेंटेन रखिएगा। खेल कूद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो इस उम्र में आप लोगों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई खेलो मत और सिर्फ पढ़ाई करो, मैं ऐसे नहीं मान सकता कि आपके टीचर किसी भी ऐसी बात को बोलते हो कि सिर्फ पढ़ाई करो और खेलो कूदो मत, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट आज के दिन पे खेल कूद है वो शायद मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के टीचर्स इस बात से नहीं मानेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स टीचर जरूर मानेंगे कि खेल कूद बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफस्टाइल आपका बहुत सारी समस्याओं को आगे बढ़ा रहा है। पीसीओडी, जैसे मैंने आपको बताया, पीसीओडी पीसीओएस, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लाइफस्टाइल या फिर ओबेसिटी, मोटापे को कम करने से काफी हद तक ये समस्या कम हो जाती है। साथ साथ जो एंजाइटी या डिप्रेशन की समस्या है, ये भी जो थोड़ा मोटे लोग हैं उनमें ज्यादा देखने को मिल रही है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई आदमी थोड़ा मोटा होगा या बहुत पतला होगा तो उसको अपने शरीर से मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आएगी उसको अपने शरीर से। तो अच्छी फीलिंग ना आने के कारण वो थोड़ा डिप्रेशन में, एंजाइटी की स्टेट में हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इस उम्र में काफी देखी जाती है। ये भी NFS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, इस चीज ने देखा था कि इस उम्र में 50 जो किशोर अवस्था है उसमें 53% फीमेल जो है वो एनीमिक है। एनीमिक क्या होता है? एनीमिक होता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम होना। हीमोग्लोबिन कम होना कैसे पता चलता है? ये एक ब्लड की इन्वेस्टिगेशन होती है, CBC, या फिर हीमोग्लोबिन भी आप अलग से करा सकते हो, ब्लड की इन्वेस्टिगेशन होती है, उससे पता चल जाता है आपका हीमोग्लोबिन कितना है। अगर वो कम है तो आप एनीमिक है। और अगर क्या बोलते हैं, आयरन जो आपकी डाइट में होता है, आपके खान पान में आयरन एक मिनरल होता है, उसका अगर कमी है तो आप एनीमिक ज्यादा हो सकते हैं। तो इस बात का काफी ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए कि आपकी डाइट में आयरन एडिक्वेट मात्रा में हो। जो मिड डे मील स्कीम है या फिर जो भी स्कूल में खाने की प्रोवाइड हो रही है स्कीम, उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसके अकॉर्डिंगली ही खाना मिले, यानी उसमें आयरन की मात्रा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा सब एडिक्वेट हो, जो रिकमेंडेड बाय वेरियस कमिटीज है। एक और समस्या इसमें आती है जिसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा, जिसको हम स्ट्रेस ईटिंग भी बोलते हैं। जब आदमी कोई परेशान होता है तो वो क्या करता है, खूब सारा खाने लगता है। लोगों को लगता है ये चीज अक्सर इंसान की प्रकृति में देखी गई है कि खाना उसको कंफर्ट प्रोवाइड करता है। खाने से आदमी थोड़ा रिलीफ महसूस करता है, स्ट्रेस कम लेता है। तो जिनको बुलिमिया नर्वोसा की दिक्कत होती है उसको स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा परेशान होता है तो वो खाने लगता है। तो ऐसे में आदमी बहुत ज्यादा खा लेता है और वो थोड़ा मोटा होने लगता है। तो ये सब दिक्कतें देखी गई हैं और इसके साथ साथ एनोरेक्सिया नर्वोसा की भी एक समस्या होती है, जो कि है आदमी खाना ही छोड़ देता है। लड़कियों में ये दिक्कत ज्यादा देखी गई है जिनको अपने फिगर की ज्यादा चिंता है, 0 फिगर का बहुत कल्चर चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा नाम की कंडीशन देखी गई है जिसमें आदमी बिल्कुल ही खाना छोड़ देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, काफी सारे जो डेफिशिएंसीज होती हैं, जो हमारी बॉडी को एडिक्वेट खाना नहीं मिल रहा, उस कारण से क्या होता है, काफी सारी जो मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन सबकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होने लगती है और वो किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी को पे मैनिफेस्ट करेगी या फिर आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट करेगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बहुत खाता पीता आदमी है या फीमेल है, लड़की या लड़का, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर वो बिल्कुल अच्छे से खा पी रहे हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी। ये बात मैंने अभी पहले डिस्कस करी थी। ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने उस पीरियड में खाना पीना कैसा लिया है या फिर आपकी हेल्थ उस टाइम पे कैसी रही है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते रहें
या तो आपको बुखार बार बार होता रहा, या फिर आपको लूज मोशन जिसको हम दस्त बोलते हैं वो बार बार आपको होते रहे, या फिर ऐसे कोई भी और दिक्कत क्रोनिकली आपको रही, क्रोनिकली यानी लंबे समय तक अगर आपको रही, तो उस चीज से क्या होता है, हमारी बॉडी में काफी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। उन डेफिशिएंसी से जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो पाती जितनी नॉर्मली होनी चाहिए, तो उससे कम ग्रोथ होती है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो बच्चे हैं, कोई लंबा है, कोई उतना लंबा नहीं है जितना होना चाहिए उसको। तो ये सब खान पान पे असर इसका देखने को मिलता है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से खाना पीना खाना है, ठीक है। अच्छी ग्रोथ के लिए सबको अच्छा खाना खाना है। लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि हमने देखा है क्या होता है, अब जैसे मैडम बता रही थी कि पहाड़ों में बालों बच्चों के बाल कम सफेद देखने को मिलते हैं, बल्कि अर्बन एरिया से, अर्बन यानी जहाँ थोड़ा पॉपुलेशन, जहाँ थोड़ा फैसिलिटीज अच्छी मिल पाती हैं आपको, तो क्या होता है उधर क्या होता है, बच्चों में मोटापा भी ज्यादा देखा गया है। देखते हैं कि 8 से 10% मोटापा का रेट ज्यादा देखा गया है अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज यानी जैसा आप मान लो देहरादून का इलाका हो गया, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं, उस इलाके में बच्चे थोड़े कम चलने फिरने की एक्टिविटी करते हैं, और उसकी वजह से उनमें क्या होता है, मोटापे की समस्या थोड़ी ज्यादा देखी जाती है, बजाय कि जैसे पहाड़ में आप देख लें, उधर एक तो चलना फिरना ही काफी होता है, जो आपका घर जाने का, घर से बाजार जाने का रास्ता होगा वही काफी उतार चढ़ाव वाला होता है, जहाँ पे ज्यादा गाड़ियां भी नहीं चलती, तो आदमी को पैदल ही जाना पड़ता है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है, तो इसलिए उनमें मोटापा भी कम देखने को मिलता है। तो ये एक चीज है। 5 से 10% करीब मोटापा ज्यादा देखने को मिला। ओवरवेट मतलब दो टाइप के मोटापे होते हैं, एक होता है ओबेसिटी जो कि होता है बहुत ज्यादा मोटापा, एक होता है ओवरवेट जो होता है हल्का मोटापा। तो हल्का मोटापा जो है वो 15 से 17% ज्यादा देखने को मिलता है अर्बन एरियाज में, अर्बन यानी डेवलप्ड एरियाज में, और ओबेसिटी का संख्या 5 से 10% ज्यादा है। तो इस चीज से हमको ये देखने को पता मिलता है कि किस लिए हमारे लिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेल न्यूट्रिशन भी इस उम्र में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप खाना पीना ढंग से नहीं खाएंगे तो आपके जिंदगी में टीबी जैसी समस्याएं, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ये जो होता है खाना पीना ढंग से न खाने के कारण ये समस्या थोड़ा ज्यादा देखी जाती है। इसके साथ साथ मैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगा। जैसे कि क्या होता है, घर वाले इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा काफी लेट सोता है। तो जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर क्यों लेट सोते हैं बड़ों से, उसमें क्या एक हार्मोन का रोल होता है मेलेटोनिन। तो जो मेलेटोनिन होता है वो 2 घंटे बाद तक सिक्रीट होता है बच्चों में। इसलिए क्या होता है, बच्चों को थोड़ा ज्यादा देर में नींद आती है। तो अगर कोई जो एडल्ट है या फिर आपके माँ बाप हैं वो अगर 9 बजे तक या 10 बजे तक सोते हैं, तो बच्चा ऑब्वियसली 11 से 12 बजे तक जागता रहेगा, क्योंकि उसमें मेलेटोनिन 2 घंटे बाद तक सिक्रीट होता है। और अगर आपको कोई मूवीज देखनी है थोड़ा जिससे आपको किशोर अवस्था को ज्यादा अच्छे से समझ में आए, तो इनसाइड आउट 2 एक मूवी है जिसको आप देख सकते हैं। लेडी बर्ड एक मूवी है, उसको आप देख सकते हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारी सरकार ने मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए 2 नए निमहैंस कॉलेज हैं। निमहैंस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ करके, पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था देश में, अब 2 और नए इंस्टीट्यूट खोलने की बात चल रही है। तो ये सब चीजें हैं। आप में से किसी को कोई सवाल अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर आपका। और बारी है सवालों की। एक पूरा जो ब्रॉड, मैं कहूंगी कि सर ने कोई भी शायद चीज यहाँ पे छोड़ी नहीं है हेल्थ को लेके, और इतने विस्तृत रूप में सर ने यहाँ बताया। पर बच्चों, आप मुझे एक बार बताइए कि हम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मॉर्निंग को जल्दी उठते हैं? क्या बात है, वेरी गुड। जरा मुझे बताओ, अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो हमें कैसा लगता है बेटा? कौन बता रहा है मुझे?
कि उसे कैसा महसूस होता है अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। GIC बरोटी वाला। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। वेलकम। सर मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम क्रिस है। सर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ 5 बजे सर। बहुत और बढ़िया। वैसे घर का काम करते हैं सुबह उठकर, फिर नहाना धोना, फिर उसके बाद रनिंग वगैरह, फिर उसके बाद स्कूल वगैरह आना। ऐसे मेरी दिनचर्या चलती है। थैंक यू सर। बहुत अच्छे। कभी आपको ऐसा लगता है बच्चों कि हालांकि हम अपने अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल जो है वो वर्क नॉर्मली स्कूल से जो घर हैं या जो गांव हैं वो इतनी दूरी पे हैं। अगर बच्चे आते भी हैं तो मोस्टली पैदल ही आते हैं। तो फिजिकल तो उनका जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और कभी ये भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको ऐसी हेल्थ की लगती है या लगे कभी, तो आप अगर याद कीजिए बेटा, तो आपके विद्यालय में स्वास्थ्य केंद्र से कई चिकित्सक या अन्य एनजीओ से भी लोग आते हैं। जैसे आदरणीय सर ने एक बड़ी अच्छी सैनिटरी पैड को लेके बात बताई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं बेटा जो आपके स्कूल्स में आते हैं। स्कूल में आते हैं आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से आते हैं? केवल हाथ खड़ा कर दीजिए। आपके स्कूल में कोई चेकअप के लिए नहीं आता है बच्चों? हाँ, गुड। बस क्योंकि आते हैं सभी स्कूल्स में, तो कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो, क्योंकि आप वहाँ बता सकते हैं अपने फिजिकली कोई प्रॉब्लम है आपको, और कोई भी परेशानी है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, एक दो सर ने ही संस्थाओं के नाम लिए, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और अपना ध्यान दें, अपना शरीर का ध्यान दें, अपनी दिमाग मेंटल हेल्थ को अपना अच्छी तरीके से रखें और खूब पढ़ें। और कोई भी परेशानी होती है तो हेल्थ डिपार्टमेंट से आप बात कर सकते हैं। जो आपके यहाँ पे स्कूल में वहाँ पे लोग आते हैं, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुना और पूरी जानकारी को यहाँ पे समझा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे साझा भी करेंगे अपने साथ के बच्चे हैं, क्योंकि इस समय जो क्लास शायद 9th बैठी है हमारी, तो इसके अलावा भी अन्य क्लासेस से भी आप इस तरीके की जानकारी है जो वो आप शेयर कर सकते हैं। और ज़रूर करिए, क्योंकि बातचीत से बहुत सारी समस्याएं हल होती हैं। किशोर और किशोरी प्रॉब्लम्स दोनों में ही हो सकती है। हम विशेष किशोरियों के नहीं, समानता की बात करते हैं। तो जो बॉयज हैं या जो गर्ल्स हैं, और जब भी प्रॉब्लम में हो तो हम एक दूसरे की हेल्प करें। और ये प्रोग्राम हमें ये भी सिखाता है कि हम जेंडर इक्वलिटी, समानता की जब बात करते हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। और आदरणीय यक्ष जी का, डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वे यहाँ पे आए और उन्होंने अपने से जोड़ते हुए, क्योंकि खुद भी वो यंग हैं और मुझे लग रहा है अभी पास आउट होके अपने वर्क में आए हैं, तो मतलब उन्होंने बहुत अपने से जोड़ती हुई चीज़ों को समझा और बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी बताई जिनको उन्होंने भी फेस किया या महसूस किया होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरे SCRT परिवार की तरह। हाँ प्लीज एक बार सर। मैं चाहता हूँ कि एक बार एक ताली आप अपने लिए भी बजाइए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस डिस्कशन को बहुत अच्छे से सुना, और आशा करता हूँ आगे भी ऐसे डिस्कशन होंगे जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो। ठीक है, एक बार एक ताली अपने लिए बजाइए। तो इस सत्र के लिए मैं आप सभी बच्चों का धन्यवाद करती हूँ। और ठीक 5 मिनट के बाद बेटा हम लोग फिर से इस मंच पे मिल रहे होंगे। तब तक के लिए बस आप अगर कहीं जाना चाहें तो आप जाके और आ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नए सत्र में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।